नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के ऊपर और राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो हैं उनका परिचय भर हम लोग इस छोटे से वीडियो में इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सहायता से करेंगे। विद्यार्थियों, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को विस्तार दिया गया है, इनको स्थान दिया गया है। अब इनका एक परिचय यानी ये क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हमारे संविधान में है, कहाँ से हमने लिया है, इनके बारे में संविधान निर्मात्री सभा के मंतव्य क्या थे, वो क्या सोचते थे, और उसके बाद हम लास्ट में ये जानेंगे कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में जो इनका विस्तार दिया गया है वो आर्टिकल वाइज एक एक आर्टिकल में किस किस आर्टिकल में कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि ये है क्या। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य की नीति के निर्धारण में जो निर्देशन का काम करेंगे वे तत्व ये हैं। ठीक है, राज्य को नीति बनाने में जो गाइडलाइन का काम करेंगे वे ये हैं, या राज्य की नीति के निर्देशक तत्व ये कहे जाते हैं। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में जो अधिकार शामिल नहीं किए गए थे या जो छूट गए थे या जिन्हें न्यायिक आश्रय प्रदान नहीं करना चाहते थे, जो अवाद योग्य समझे गए और जिन्हें लागू करना न करना आने वाली सरकारों पर छोड़ दिया गया, ऐसे जो प्रावधान हैं उनको संविधान के भाग 4 में विस्तार दिया गया और उनको नाम दिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। क्या नाम दिया गया उन्हें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ या राज्य की नीति के निदेशक तत्व। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट जिसे कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट, आप याद करें, उस नेहरू रिपोर्ट में भी इन्हीं डीपीएसपीज को स्थान मिला था, लेकिन तब वे मूल अधिकारों के हिस्सा थे। ठीक है, कहाँ थे? मूल अधिकारों के हिस्से में थे या मूल अधिकारों वाले भाग में थे। यह बात भी एक गौर करने वाली बात है कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा में मूल अधिकारों की उप समिति के तौर पर नीति निदेशक तत्व संबंधी एक समिति बनाई गई थी और जिसके अध्यक्ष जो है कौन रखे गए थे? जेपी कृपलानी। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको जानकारी है, अमूमन सभी विद्यार्थियों को जानकारी होती है कि भारतीय संविधान में इनको हम लोगों ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान में और हमारे संविधान में जो डीपीएसपीज है उनमें सिमिलरिटी वाली तत्व क्या है कि जैसे आयरलैंड के संविधान में नीति निदेशक तत्वों का प्रवर्तन न्यायालयों के द्वारा नहीं किया जा सकता, नहीं करवाया जा सकता, वैसे ही भारत में भी इन्हीं नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का प्रवर्तन न्यायालय के द्वारा नहीं करवाया जा सकता। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा ये भी बात सच है कि आयरलैंड के अलावा लगभग कहीं भी ऐसे निर्देशक तत्व विश्व भर में नहीं पाए जाते, भारत को छोड़ करके। विद्यार्थियों, एक बड़ा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि इनका ध्येय क्या है, इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व सिद्धांतों को जगह दिए जाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास मूल अधिकारों में नजर आता है, वहीं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो प्रयास हैं वो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में नजर आते हैं। निश्चित तौर पे ये शासन के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी इन्हें भाग 3 में स्थान नहीं मिल पाया। और कहाँ दिया गया इनको? चूँकि शासन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इसलिए इनको भाग 4 में जगह दी गई। ठीक है विद्यार्थियों, ये वे दिशा निर्देश हैं जो राज्य को करने चाहिए, राज्य द्वारा किए जाते हैं, लेकिन फोर्सफुली नहीं,
न्यायालय द्वारा प्रवर्तन में नहीं लाए जा सकते, ये अवाद योग्य हैं। इनका अस्तित्व किस लिए है? पब्लिक वेलफेयर के लिए है। किस लिए इनका अस्तित्व होता है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का लोक कल्याण के लिए ये है। ये राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, ये ध्यान रखना। मूल अधिकार राज्य पर बाध्यकारी है, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो डीपीएसपीज है या जो निदेशक तत्व हैं ये राज्य पर, राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं है। हालांकि अमूमन जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन पर अब तक सरकारों ने कानून बनाए हैं और अमूमन पर बनाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकारें बाध्य नहीं हैं कि वो इन्हें लागू करें। ठीक है, एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि ये सरकार के लिए भविष्य के दिशा निर्देश हैं, जिन्हें लागू करना न करना सरकार की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और साथ में कि ये व्यक्ति के लिए हैं पर राज्य के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो आप राज्य को न्यायालय में ले जा करके खड़ा कर दोगे, राज्य या कटघरे में ले जा करके खड़ा कर दोगे। तो ये एक छोटा सा परिचय राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में। इनका कहाँ विस्तार है? भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इनको विस्तार दिया गया है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है इनके बारे में? ये अवाद योग्य है, यानी इनके इम्प्लीमेंट नहीं किए जाने पर न्यायालय में कोई भी व्यक्ति कोई वाद दायर नहीं कर सकता है, न्यायालय इन्हें फोर्सफुली लागू नहीं करवा सकता है। फिर ये क्यों है? ये हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोक कल्याण के लिए है, पर राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए हैं। किस लिए हैं? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए है, लेकिन ये राज्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो इसे लागू करे या न करे। ये व्यक्ति के लिए हैं, व्यक्ति के विकास के लिए हैं, व्यक्ति की भलाई के लिए हैं, पर व्यक्ति की भलाई यदि न हो तो इन आधारों पर कि इस सरकार ने इन डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया, आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, मतलब राज्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई का हक नहीं रखते हैं। इसीलिए इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं और इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने इन्हें भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता के नाम से पुकारा था। आप इन्हें नोट करना चाहें तो ले लें, लिख लें। सर आइवर जेनिंग्स ने इन्हें ब्रिटेन के फेबियन सोशलिज्म से कंपेयर किया था। किससे कंपेयर किया है? सर आइवर जेनिंग्स ने ब्रिटेन के फेबियन सोशलिज्म के साथ इसकी तुलना की थी। ठाकुरदास भार्गव इन्हें संविधान का सार तत्व कहना चाहते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, आपको नाम स्मरण में होना चाहिए कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं, ने इसके बारे में क्या कहा कि कोई भी लोकप्रिय सरकार भाग 4 का उल्लंघन नहीं करना चाहेगी। क्या बात कही उन्होंने? कि कोई भी पब्लिक को जो प्रिय है, जो लोकप्रिय सरकार है, वो भाग 4 का उल्लंघन नहीं करना चाहेगी। प्रसिद्ध संविधान मर्मज्ञ के.एम. पणिक्कर ने इनको आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की संज्ञा से नवाजा था। किससे? आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की इन्होंने संज्ञा दी थी। वहीं कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने इनको आलोचना की दृष्टि से देखा, कुछ कमियों की दृष्टि से देखा। टी.टी. कृष्णमाचारी ये भी प्रारूप समिति के महत्वपूर्ण सदस्य शुरुआत में रहे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनको भावनाओं का स्थायी कूड़ादान के नाम से पुकारा। क्या कहा? कि केवल भावनाओं का कूड़ादान इकट्ठा हो गया है और इसे इम्प्लीमेंट करना न करना राज्य की अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इमोशंस का एक डस्टबिन है। ठीक है। केसी वियर जो संघात्मक पर भी भारत के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, उन्होंने क्या कहा? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र मात्र। केसी वियर ने क्या कहा कि ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र हैं। वहीं के.टी. साहा ने इनके बारे में ये कहा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा भी गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, आईसीएस के एग्जामिनेशंस में भी कई मरतबा सवाल आया है। इवन
जो आपका पात्रता परीक्षा है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, उसमें भी ये सवाल पूछा गया है कई बार कि किसने डीपीएसपीस के बारे में कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। केटी शाह। किसने कहा ऐसा? केटी शाह ने। तो विद्यार्थियों, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में एक परिचयात्मक छोटा सा वीडियो आपके लिए, और अगले वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 45 या 47 तक जहाँ भी हम जा पाएंगे, और उसके बाद बचे जो सारे आर्टिकल्स हैं उनको अगले तीसरे वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए।